आजकल एक वेब सीरीज का बड़ा चर्चा है और उस वेब सीरीज का नाम है हीरा मंडी। ये फिल्म ये वेब सीरीज जो है पूरी तरह से जो तवाइफें होती थी उनके ऊपर है, या उनकी जो ज़िंदगी है, उनकी तहजीब है, अंदाज़ गुफ्तगू है, उनका रहन सहन, और सबसे अहम चीज़ के जंग आज़ादी में उनका क्या किरदार रहा है उसको दिखाया गया है। और फिल्म की कहानी जो है वो लाहौर में दिखाई गई है, सब कुछ लाहौर में होता है। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि तवाइफ क्या लफ्ज़ है और ये कहाँ से आया, इसकी तारीख क्या है, हिंदुस्तान में तवाइफें कब से हैं। जब हम तारीख के वरक उलटते हैं तो हमें ये मालूम होता है कि तवाइफ जो है वो असल में अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और ये जमा यानी प्लूरल है ताइफा का। पुराने वक्त में जिन्हें आज हम तवाइफ कहते हैं, और तवाइफ का मतलब हमें ये मालूम है कि तवाइफ उस औरत को कहते हैं जो अपने जिस्म को बेचती है, जो जिस्म फरोशी करती है, जबकि ये दुरुस्त नहीं है। अगर हम पुराने तारीख के वरक़ देखें तो हमें जिक्र मिलता है अकबर के ज़माने में, आईने अकबरी में, कि अकबर ने उनको कंचनी कहा, तवाइफ को कंचनी। तवाइफ लफ्ज़ नहीं था, बल्कि हिंदुस्तान में जो पहला लफ्ज़ था इनके लिए बोला जाता था वो था कंजरी। और कंजरी वो नहीं होती थी जो जिस्म फरोशी करती थी, बल्कि कंजरी कहते थे उस औरत को जो गाती थी और नाचती थी, यानी वो गाने में एक्सपर्ट थी और नाचने में एक्सपर्ट थी। जिस्म बेचने से उसका कोई दूर दूर तक भी ताल्लुक़ नहीं था। यह है असल चीज़। असल बात यह है, ये बात जहन में रखी जाए कि कंजरी जिसको कहते थे वो नाचती थी या गाती थी। और फिर ये नहीं कि वो अकेली होती थी, उसके साथ पूरा एक ग्रुप होता था जो बजाता भी था, यानी उनके साथ साजिंदे भी होते थे, म्यूजिशियंस और गाने वाले भी होते थे, और कुछ नाचने वाले भी होते थे। तो पूरा एक ग्रुप इनका चलता था साथ में। तो इस ग्रुप को कहते थे ताइफा। ताइफा कहते हैं ग्रुप को या समूह को, जिसे हिंदी में समूह कहते हैं, इंग्लिश में ग्रुप कहते हैं। और इसी ताइफा की जमा है तवाइफ। तो अकबर ने इनको लफ्ज़ दिया कंचनी, जिसके मानी होते हैं सुनहरे या गोल्ड के। ये एक एहतरामन लफ्ज़ उसने दिया कि कंजरी लफ्ज़ ठीक नहीं है, आईने अकबरी में इसका जिक्र है। तो अकबर के ज़माने में इनको कंचनी कहा जाने लगा, और फिर इनके एहतराम के लिए ताइफा और ताइफा की जमा तवाइफ कहा जाने लगा। तवाइफ का मतलब था एक ऐसी बाइज्जत खातून जो गाने का और नाचने का काम करती है। और इनकी एक अहम ख़ास बात ये होती थी कि ये पढ़ी लिखी होती थी। अपने फ़न यानी कि म्यूज़िक में और गाने में इनको बड़ी महारत हासिल होती थी। और गाती क्या थी ये? शायरों का कलाम। जैसे अब मुग़लों के दौर में हम जाएंगे तो उस ज़माने में फ़ारसी ज़बान थी, तो इनको फ़ारसी शायरों का कलाम पूरी गज़लें याद होती थी। और जब उर्दू का दौर आया तो उर्दू का भी कलाम यानी उर्दू शायरी जो है वो तवाइफें गाने लगी। और मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब को मशहूर करने में तवाइफ नवाब जान का अहम किरदार रहा है, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले गालिब की गज़लें गानी शुरू की थी। इसके अलावा एक तवील फहरिस्त है तवाइफों की जिन्होंने उर्दू शायरों को उरूज देने में एक अहम किरदार अदा किया है। दाग दहलवी मशहूर शायर हैं, उनका कई तवाइफों से मुआशक़ा रहा, जिनमें एक मशहूर मुन्नी बाई हिजाब हैं जिन्होंने दाग के कलाम को बहुत मशहूर किया। तो ये एक किरदार है तवाइफों का जो शुरुआत में या उस दौर में हमें नज़र आता है कि वो जिस्म फरोश यानी जिस्म बेचने वाली नहीं होती थी, बल्कि वो सिर्फ गाने वाली और नाचने वाली हुआ करती थी। अब चूँकि उनकी जो महफिल होती थी उसमें हर तरह के लोग आते थे जिनके पास पैसा होता था, मुतवस्सित तबका भी, और अमीरुल उमरा तो उनके यहाँ आते ही थे। तो इसलिए उनके पास हमेशा दौलत की फरावानी होती थी, बड़ा उनके पास पैसा होता था। तो इस वजह से उनका असर और रसूख बहुत ऊपर तक होता था। उनको आदाब सिखाए जाते थे, तहजीब और तमीज़ में उनका कोई सानी नहीं होता था, बल्कि उनके जो कोठे होते थे यानी जहाँ वो नाचना गाना करती थी, वहाँ पर अमीर लोग शुराफा जो हैं अपने बच्चों को ज़बान सीखने, तहजीब सीखने, अदब और आदाब सीखने के लिए भेजा करते थे।
हमें इन सब में सबसे अहम नज़र आती है तहजीब इनकी तवाइफों की एक नावल है उमराव जान। बहुत मशहूर नावल है उर्दू का, उस पर 2 बार फिल्म भी बन चुकी है। तो उसके अंदर हमें सबसे पहले ये तवाइफों की जो तहजीब है नज़र आती है। तो उससे ये मालूम होता है कि वो बड़ी अदब और तहजीब वाली, तमीज़ वाली हुआ करती थी। अब यहाँ एक सवाल पैदा ये होता है कि आखिर किस तरह जो नाचने वाली या गाने वाली खातून थी, रक्कासा थी, उनके साथ जिस्म फरोशी का टाइटल लग गया, यानी जो तवाइफ होती है वो जिस्म बेचती है। ये नज़रिया कैसे शुरू हुआ या ये काम कब शुरू हुआ? सबसे पहले तो हम ये अर्ज कर दें कि इस बारे में कोई तारीखी सबूत नहीं मिलता कि ये ऐसा कब हुआ कि जो खातून पहले सिर्फ नाचने गाने का काम करती थी उन्होंने जिस्म बेचना शुरू कर दिया। तो कयास ये कहता है कि जब 1739 में नादिर शाह दुर्रानी का हमला हुआ और फिर 1761 में अहमद शाह अब्दाली का हमला हुआ, तब दिल्ली में हर तरफ मायूसी, गरीबी और इफलासी का आलम छा गया। सारी दौलत लूट ली गई और दिल्ली के अवाम गरीब गुरबा हो गए। तो उस वक्त जो उमरा इन तवाइफों के यहाँ गाना सुनने या रक्स देखने जाया करते थे, अब उन्होंने जाना बंद कर दिया और ये खातून बेचारी हो गई बेदस्तोपा, इनके पास कुछ नहीं रहा। तब शायद इन्होंने हालात से मजबूर होकर ये जिस्म फरोशी का काम शुरू कर दिया हो। या फिर लखनऊ की अगर हम बात करें तो 1856 में लखनऊ जो है वो हिस्सा बन गया अंग्रेजी गवर्नमेंट का, यानी ये रियासत अबद ख़त्म कर दी गई और वहाँ से सारी दौलत छीन ली गई। फिर 57 की जंग हुई और 57 की जंग में जब वापस अंग्रेजों ने उसको ले लिया तो उन्होंने बड़ा कहर ढाया। तो उस दौरान जब ये तमाम जो रक्कासाएँ थीं या तवाइफें थीं वो सब बेयारो मददगार हो गई, उनके पास कोई जरिया आमदनी नहीं रहा, तब शायद उन्होंने ये जिस्म फरोशी का काम शुरू किया। अब मौजूदा दौर में तवाइफ उसी औरत के लिए इस्तेमाल होता है जो अपना जिस्म बेचती है। हालांकि ये उनके शान के मुताबिक नहीं रहा कभी भी, वो कभी उन्होंने जिस्म नहीं बेचा, लेकिन 200 साल से या 250 साल से उनके साथ ये चीज़ लग गई और एक लफ्ज़ जो पहले कभी मोहतरम हुआ करता था अब आके वो एक कहेंगे गाली बन गया है। दिल्ली की एक मशहूर तवाइफ थी नूरबाई और मुगल बादशाह शाह आलम सानी उसका दीवाना था। दीवाना भी क्या कहें, उसका गुलाम था। जैसा वो कहती बादशाह वैसा ही करता था, बल्कि वो उसे अगर हम कहें कि वो अघोषित रूप से मलका हिंद थी तो गलत ना होगा। एक बार नूरबाई ने शाह आलम से कहा कि मैंने आज तक ये नहीं देखा कि कश्ती कैसे डूबती है, यानी कश्ती पानी में किस तरह डूबती है, मैंने आज तक नहीं देखा। शाह आलम ने कहा बस इतनी सी बात। तो उसने जमुना में, दिल्ली में जमुना में एक कश्ती मंगवाई और उसमें लोगों को बिठाया और उन सबको उसमें डुबा दिया, सिर्फ नूरबाई की खातिर। बड़ा मशहूर वाक़या है। उर्दू के मशहूर शायर कायम चांदपुरी ने इस वाक़े की तरफ इशारा भी किया है अपनी एक मसनवी में। तो ये सब चीज़ें रही। अगर उसमें हीरा मंडी में वो कहती हैं कि हम लाहौर की रानियां हैं, तो कोई गलत बात नहीं है इसमें। और वाकई जो तवाइफ होती थी उनका ऐसे ही सिक्का चलता था, क्या अमीर, क्या गरीब, क्या नवाबजादे, क्या अमीरजादे, क्या शहजादे, खुद बादशाह, यानी सब उनके गिरविदा होते थे, उनके दीवाने होते थे, उनके जलवों के, उनके हुस्न के या उनके फ़न के। तो एक तरह से वो बड़ी असरदार और बड़ी असर रसूख वाली, बड़ी पावरफुल खातून होती थी। अब भंसाली साहब ने जो फिल्म बनाई है हीरा मंडी, हमें ये कहीं नहीं मिला कि कभी लाहौर के अंदर तवाइफें इस तरह की हुई हों या उनके यहाँ तहजीब का एक मामला रहा हो। अब चूंकि उस फिल्म में उन्होंने उर्दू बुलवाई है उन तवाइफों से, तो लाहौर कभी उर्दू का घर नहीं रहा और ख़ास तौर से वहाँ के अवाम उर्दू नहीं बोलते थे, उनकी ज़बान थी पंजाबी। कुछ पढ़े लिखे लोग या शायरी करने वाले या उर्दू में कुछ लिखने वाले हो सकता है वो बोलते हों, लेकिन वहाँ की अवाम उर्दू बोलती हो ये मुमकिन हो ही नहीं सकता। ऐसा मालूम होता है कि उन्होंने जो तहजीब दिखाई है उस फिल्म के अंदर वो हीरा मंडी की नहीं है, लाहौर की नहीं है, बल्कि वो लखनऊ की है। लखनऊ में इस किस्म की तहजीब हमें तवाइफों की साफ नज़र आती है। उमराव जान में, उस नावल के अंदर ये सब मौजूद है। लेकिन भंसाली साहब ने उसको दिखाया है लाहौर में। शायद
हो सकता है उनको उनके इल्म में ये बात कहीं से आई हो, लेकिन हमारे इल्म के मुताबिक ऐसा कहीं नहीं था। अगर तवाइफों की तहजीब कहीं की मशहूर थी तो वो ज़्यादातर लखनऊ की और उसके बाद कुछ दिल्ली की। हाँ, ये ज़रूर है कि उन्होंने हीरा मंडी में जो ये चीज़ दिखाई है कि उन्होंने आज़ादी की जंग में हिस्सा लिया है। लखनऊ की तवाइफों के बारे में इसका जिक्र मिलता है कि जब 57 की जंग हुई, पहली जंग आज़ादी की, तब उसमें तवाइफों ने पर्दे के पीछे से किरदार अदा किया और जो बागी थे जिन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ जंग की थी, बगावत की थी, उनको उन्होंने माली इमदाद फराहम की, उनको पैसा दिया पर्दे के पीछे से। और बाद में जब ये वाक़या खुला तो अंग्रेज़ों को मालूम हो गया कि ये सब भी इसमें शामिल थी। तो उनको किसी को सज़ा दी गई, किसी की जायदाद जब्त की गई। और एक काम और किया उन्होंने कि वो जासूसी भी करती थी, यानी जब उनके कोठे पर ये अंग्रेज़ वगैरह आते थे तो वो इनसे अपना राज, मतलब उनसे उनका राज उगलवा लिया करती थी। तो ये किरदार उन खवातीन ने अदा किया है। इसके अलावा 1921-22 में जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था, तब उसमें तवाइफों ने भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। एक तवाइफ हसीना बाई ने एक तवाइफ सभा कायम की थी और उन सब ने अंग्रेजी सामान का बायकाट करने और देसी सामान इस्तेमाल करने की अपील की थी। तो उनका एक तवील मामला है तवाइफों का हिंदुस्तान की जंगी आज़ादी में। तो उसमें कानपुर की एक अजीज़ुन्निसा का भी जिक्र आता है, अजीज़न बाई का, और लखनऊ की बहुत सारियों का जिक्र आता है, कानपुर का जिक्र आता है, बनारस का जिक्र आता है, लेकिन लाहौर से कभी आवाज़ उठाई हो तवाइफों ने, हमें इसका जिक्र कहीं नहीं मिलता। बहरहाल भंसाली साहब ने बहुत अच्छे से इस फिल्म को पर्दे पर उतारा है, लेकिन क्या ही खूब होता अगर इस हीरा मंडी की बजाय इसको लखनऊ या दिल्ली की तहजीब करके दिखाया जाता। बाकी जो उसमें एक्ट्रेसेस हैं उनका जो तलफ़्फ़ुज़ है उर्दू का, उस पर ख़ासी लोगों को दिक्कत हुई देखने के बाद, और बाकी मुझे भी हुई। बहुत सी जगह पे उन्होंने अजीब व गरीब मतलब तलफ़्फ़ुज़ उनका हो गया है। एक जगह एक एपिसोड है, एपिसोड नंबर तो मुझे याद नहीं है, लेकिन एक मशहूर एक एपिसोड है जिसमें बिब्बो जान का आखिरी मुजरा होता है। तब उस दौरान मलका जान उनसे फरीदन से मिलने जाती है। जब उन दोनों में गुफ्तगू होती है तो जाते वक्त मलिका जान अल्लाह हाफिज़ कहती है। उस ज़माने में अल्लाह हाफिज़ कहने का कोई रिवाज नहीं था, रिवाज था खुदा हाफिज़ कहने का। तो ये छोटी छोटी बातें हैं और बहुत तलफ़्फ़ुज़ तो बहुत सारी बातें हैं कि यहाँ कहीं जाएं, लेकिन बहरहाल अगर इस फिल्म को बनाने में किसी उर्दू वाले का ताउन लिया जाता, मदद ली जाती, तो इस फिल्म में तलफ़्फ़ुज़ की ख़राबियाँ आ गई हैं तो ये ना होती और फिल्म का जो मयार था वो और ऊंचा हो जाता। बहरहाल तो ये हीरा मंडी और जो उसका बैकग्राउंड है, जो तवाइफें हैं, उनके बारे में ये एक छोटा सा हमारा रिव्यू है। उम्मीद है ये आपको पसंद आया होगा। शुक्रिया, और ये कैसा लगा कमेंट करके हमें बताइए। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।